हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टोटल स्टडी चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है। जैसे कि आप वर्ण विक्षेपण पढ़ चुके हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ वर्ण विक्षेपण होता क्या है। फुल्ली डिटेल में आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। जैसे कि हम जानते हैं हर चीज़ की अपनी एक क्षमता होती है, अपनी एक पावर होती है और वो लिमिट में होती है। अनलिमिटेड दोस्तों किसी के पास पावर नहीं होती है। तो उसी लिमिटेड पावर कितनी होती है वर्ण विक्षेपण की, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये कितना दूर तक अपना लाइट ले जा सकती है और वो लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, कितना दूर से हम उसको देख सकते हैं। इसी क्षमता को बताने के लिए दोस्तों एक व्यंजक है जो कि हमको निकालना पड़ेगा, जहाँ से अपन को पता चलेगा कि ये इसकी क्षमता कितनी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता किन्हीं दो निर्गत रंगों लिख लेते हैं, रंगों के कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण एवं माध्य रंग के विचलन का अनुपात होता है। मतलब दोस्तों चलो इसको डायग्राम से समझते हैं। ये हो गया हमारा एक प्रिज्म जिस पे हम इनपुट दे रहे हैं श्वेत प्रकाश। और जैसे हम जानते हैं श्वेत प्रकाश को इसको जैसे प्रिज्म में आपतित करते हैं वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो गया दोस्तों। ये हो गया बैगनी, वायोलेट, बैगनी, और ये हो गया रेड, लाल। तो जैसे कि हमने स्टेटमेंट में बोला कि किन्हीं दो निर्गत रंगों के कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण के विचलन के अनुपात को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता बोलते हैं। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। तो यहाँ पर देख लेते हैं इन दोनों रंगों के वर्ण विक्षेपण क्षमता कितना होगा। तो इन दोनों रंगों का कोणीय वर्ण विक्षेपण पहले निकालेंगे दोस्तों। और कोणीय वर्ण विक्षेपण होता क्या है, निकालते कैसे हैं, इसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो प्लीज़ आपको यदि पता नहीं होगा तो उसको आप देख सकते हैं ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ आए। तो दोनों के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण पहले निकाल लेते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण निकालने के लिए दोनों किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं और तब तक बढ़ाते हैं जब तक ये दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काट ना ले, इंटरसेक्ट ना कर जाए। तो जब जहाँ पर भी ये दोनों कटता है उसी को बोलते हैं इन दोनों रंग का कोणीय वर्ण विक्षेपण, जिसको रिप्रेजेंट करते थे थीटा से किए थे। तो यहाँ पर दोनों रंग का कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा हो जाएगा, रेड, वायलेट और रेड हो जाएगा। दोनों रंगों का कोणीय वर्ण विक्षेपण एवं इनके माध्य किरण। तो माध्य किरण मान लेते हैं हम यहाँ पर येलो रंग ले लेते हैं दोस्तों, येलो, पीला कलर हम यहाँ पर माध्य किरण के रूप में लिए हैं। और माध्य किरण के विचलन को क्या बोलते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो इसका विचलन निकाल लेते हैं। और विचलन निकालना भी अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारे और भी प्रीवियस वीडियो है जो पार्ट 3 है उसको आप देख सकते हैं ताकि आपको आसानी से वर्णों का विचलन निकालना आ जाए। तो यहाँ पर निकाल लिए हम येलो रंग का विचलन। विचलन कैसे निकालने एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। जो आपतित किरण है उसको आगे की ओर और निर्गत किरण है उसको पीछे की ओर बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जहाँ पर भी कटती है उस पॉइंट पे बना हुआ कोण उस रंग का विचलन कोण कहलाता है दोस्तों। तो देख लेते हैं येलो रंग का विचलन कोण हो जाएगा डेल्टा वाई। और जैसे जानते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण का फॉर्मूला कल ही पढ़े थे। कोणीय वर्ण विक्षेपण यहाँ पर दो रंग लिए हैं, वायलेट और रेड। तो वायलेट और रेड का कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर होता है। तो यही वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। और ये हो गया, सभी को लिख लेते हैं ये क्या क्या है। डेल्टा वी है बैगनी रंग का विचलन, बैगनी
रंग का विचलन, डेल्टा आर है लाल रंग का विचलन, लाल रंग का विचलन, डेल्टा वाई है पीले रंग का विचलन, पीला रंग का विचलन, जो कि हम जानते हैं। और विचलन निकालने का भी फार्मूला अपन ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। विचलन निकालने का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहाँ म्यू रहता है जो पदार्थ का अपवर्तनांक है, प्रिज्म का अपवर्तनांक वो रहेगा, ए है प्रिज्म का कोण रहेगा। तो इसी फार्मूला से इन सब के लिए अलग अलग क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा वी का हो जाएगा। डेल्टा वी इज इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा आर का हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, एंड डेल्टा वाई का हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि जैसे वायलेट के लिए निकाले तो म्यू वी लिखे, रेड के लिए निकाले म्यू आर लिखे, और येलो के लिए निकाले म्यू वाई लिखे। तो यहाँ पर ए के साथ क्यों वायलेट, रेड और येलो क्यों नहीं जोड़ा गया, तो इसका रीज़न यही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अपन यूज़ कर रहे हैं ओनली एक प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं और उसका कोण एक ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रिज्म एक है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ प्रिज्म ए जो है वो सबके लिए सेम रहेगा, इसलिए वहाँ पर नहीं लिखे हैं। तो चलिए दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा मतलब कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता इज इक्वल टू डेल्टा वी लिए थे, तो ये हो जाएगा म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ऊपर से ये बाहर निकाल लेंगे, कॉमन है, तो ओमेगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस 1, और ये हो गया बाहर ए अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए से ए हम काट लेंगे दोस्तों। ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास बचा, यहाँ पर ब्रैकेट हटा देते हैं, तो म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1, यहाँ पर प्लस कैसे आया और क्यों आया, तो प्लस जब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस और प्लस का हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस आया दोस्तों। म्यू वाई माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 और माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। यही फॉर्मूला है, यही व्यंजक है हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता निकालने का दोस्तों। इससे हम बता सकते हैं कि उन दो रंगों के कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कितना होगा। अब चलो डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ओनली फार्मूला को देख के बता सकते हैं कि ओनली ये दो ही चीज़ पर निर्भर करता है दोस्तों। फर्स्ट चीज़ म्यू है जो कि अपवर्तनांक है पदार्थ का, तो प्रिज्म लिए हैं उसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है इस पर निर्भर करता है। और दूसरी चीज़ निर्भर करता है जो युग्म लिए हैं, जैसे कि अपन लिए हैं यहाँ पर रेड और वायलेट लिए हैं, तो इस युग्म के अकॉर्डिंग हम उसके पावर अलग अलग, युग्मों का पावर अलग अलग होता है जो कि हम जानते हैं। इसी प्रकार ये दो ही चीज़ पर निर्भर करता है। निर्भरता में अगर लिखना चाहें तो फर्स्ट हो जाएगा पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक, एवं दूसरा हो जाएगा अपनी रंगों का युग्म पर ये निर्भर करता है। और किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता तो वो इसी को देख के बता सकते हैं। इस फॉर्मूला में कहीं पर ए आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, नहीं दे रहा है ना। ए है प्रिज्म का कोण, तो ए नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये ए पर निर्भर नहीं करता, प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करता। दैट मीन्स हम प्रिज्म को कितना भी चौड़ा ले, कितना भी कोण का ले, चाहे ये प्रिज्म ले चाहे ये प्रिज्म ले, हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से उसको प्रभावित नहीं करता है। चलिए दोस्तों आगे डिस्कस कर लेते हैं हमारा शुद्ध स्पेक्ट्रम एवं अशुद्ध स्पेक्ट्रम क्या होता है। आई थिंक आपको कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता समझ आ गया होगा, तो डिस्कस कर लेते हैं शुद्ध एवं अशुद्ध स्पेक्ट्रम होता क्या है।
तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इम्प्योर एंड प्योर स्पेक्ट्रम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इम्प्योर स्पेक्ट्रम मीन्स अशुद्ध स्पेक्ट्रम के बारे में। अशुद्ध स्पेक्ट्रम, जैसे स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे मैं पहले से बता चुका हूँ, स्पेक्ट्रम रंगों के समूह को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और अशुद्ध स्पेक्ट्रम क्या होता है ये देख लेते हैं। अशुद्ध जैसे नाम से ही पता चलता है दोस्तों, अशुद्ध हम किस चीज़ को बोलते हैं और कब बोलते हैं, जब किसी शुद्ध चीज़ में या जब किसी एक सिंगल चीज़ में कोई दूसरा चीज़ आके मिल जाता है उसको हम बोलते हैं अशुद्ध चीज़। जैसे एक नॉर्मल शुद्ध पानी लेते हैं, मतलब रेन वाटर सबसे शुद्ध पानी होता है दोस्तों रेन वाटर। रेन वाटर में यदि मिट्टी मिल जाए, कंकड़ मिल जाए तो क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। सिमिलरली स्पेक्ट्रम में भी वही कंडीशन होता है, हालांकि इसमें कोई कंकड़ मिट्टी नहीं गिरता, इसमें कुछ एक रंग में दूसरा रंग या एक स्पेक्ट्रम में दूसरा स्पेक्ट्रम आकर मिल जाता है, ओवरलैप हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अशुद्ध स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रम जिसके वजह से दोस्तों ओवरलैप हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसके जो सीमा है अलग अलग रंग का उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, पहचान नहीं कर सकते अलग अलग, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अशुद्ध स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रम जिसके सीमाओं को पृथक नहीं किया जा सकता एवं जिसमें एक स्पेक्ट्रम के ऊपर अन्य कोई दूसरा स्पेक्ट्रम अतिव्याप्त कर जाता है। अतिव्याप्त मीन्स ओवरलैपिंग, उसके ऊपर आ जाता है, अतिव्याप्त कर जाता है। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम अशुद्ध स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे स्पेक्ट्रम जिसमें एक स्पेक्ट्रम के ऊपर दूसरा स्पेक्ट्रम आके ओवरलैप कर जाता है, जैसे हम डायग्राम में देखेंगे कि कैसे ओवरलैपिंग होता है और कैसे वो शुद्ध स्पेक्ट्रम अशुद्ध स्पेक्ट्रम हो जाता है। ये हो गया अपना एक प्रिज्म जिसमें हम श्वेत प्रकाश आपतित किए, और जैसे हम जानते हैं कि किसी प्रिज्म में श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश हम आपतन कराते हैं तो वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर आपतित कराने पर यह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो गया और ये इस प्रकार से मिला। दूसरा प्रकाश आपतित कराएं, ये भी अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो गया, और दूसरा प्रकाश हमको यहाँ पर 7 रंग का प्रकाश मिला। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ तो हो गया इसका बैगनी रंग और इसका हो गया लाल रंग, यहाँ भी इसका बैगनी रंग और ये लाल रंग, उसके बीच में पूरा सातों जो बैजानी है पिनाला रंग है वो है। और यहाँ पर अपन देख सकते हैं दोस्तों कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया, अतिव्याप्त हो गया। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं अशुद्ध स्पेक्ट्रम, जिसके सीमा जो है अलग अलग हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। जैसे कि यहाँ पर पीला रंग भी होगा लेकिन उस पीला रंग को बता नहीं सकते, उसका रेंज को कि कितना दूर तक है, कितना विड्थ है, इसका कितना चौड़ाई है, इसको हम बता नहीं सकते क्योंकि इसको जो सीमा है अलग अलग पृथक्करण नहीं किया जा सकता। इस वजह से इन ऐसी स्पेक्ट्रम को हम अशुद्ध स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और जस्ट शुद्ध स्पेक्ट्रम क्या होता है, जस्ट इसके उल्टा। शुद्ध स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होते हैं, मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग लिख लेना। शुद्ध स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होते हैं जिसके सीमा को अलग अलग पृथक
करण किया जा सकता है और जिसमें कोई अन्य स्पेक्ट्रम आकर ओवरलैप नहीं होती है, ऐसे स्पेक्ट्रम को शुद्ध स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो अशुद्ध स्पेक्ट्रम शुद्ध स्पेक्ट्रम तो समझ गए हैं, लेकिन जो शुद्ध स्पेक्ट्रम है उसको आसानी से प्राप्त ऐसे नहीं किया जा सकता दोस्तों। इसको प्राप्त करने के लिए बहुत से शर्तें हैं जिसको हमको अलाउ करना पड़ता है, जिसको हमको उस कंडीशन को फेस करना पड़ता है, तभी हम शुद्ध स्पेक्ट्रम प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं उसका क्या क्या शर्तें हैं जिससे हम शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं, या ऐसे स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं जिसके जो सीमा है उसको अलग अलग देखा जा सके और जिसमें कोई अन्य स्पेक्ट्रम ओवरलैप ना किया हो। ऐसे स्पेक्ट्रम को कैसे हम पृथक्करण कर सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, वो देखते हैं। तो फर्स्ट शर्त है, शर्तें यहाँ पर लिख लेते हैं, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के शर्तें। पहला है दोस्तों कि आपतित प्रकाश किरणें जो है वो संकीर्ण झिर्री से आए। संकीर्ण झिर्री से होकर आए मतलब जैसे हम यहाँ से प्रकाश आपतित किए इस प्रिज्म में, ये हो गया अपना सोर्स है, यहाँ पर ले लेते हैं टार्च। ये टार्च से जैसे यहाँ पर लाइट फॉल किए तो यहाँ पर एक झिर्री के लिए हम, झिर्री मतलब छिद्र, तो जो संकीर्ण मतलब होता है बहुत सूक्ष्म छिद्र, बहुत छोटा सा छिद्र। तो यहाँ से लाइट आपतन कराए यहाँ और यहाँ छिद्र कर दिए, तो ये छिद्र, ये झिर्री क्या होना चाहिए, संकीर्ण होना चाहिए, बहुत ही संकीर्ण झिर्री, ताकि इसमें आउटपुट में ओनली एक या कम से कम प्रकाश आपतन हो। एक तो बहुत रेयर कंडीशन में होता है और एक हो गया मतलब आपको शुद्ध स्पेक्ट्रम मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक बहुत ही, जब ये छिद्र जो है बहुत ही संकीर्ण होता है तब की कंडीशन में मिलता है दोस्तों। तो ये कोशिश करना चाहिए कि बहुत सी कम से कम हो ताकि अपन को आउटपुट में शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त हो। तो ये शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की कुछ शर्तें हैं। फर्स्ट शर्त है कि जो संकीर्ण, जो झिर्री है वो संकीर्ण होना चाहिए, तब हम शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है आपतित प्रकाश किरणों को परस्पर समांतर होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं इस स्पेक्ट्रम में जो आपतित प्रकाश है, ये आपतित है, ये दोनों समांतर है क्या, नहीं है समांतर। इसको पीछे की ओर बढ़ाने पर कहीं ना कहीं काटेगा, इस पॉइंट में काटेगा, मतलब ये दोनों समांतर नहीं है। समांतर उसको बोलते हैं जहाँ पर इसको अनलिमिटेड कितना भी बढ़ा दो, इधर भी इसको बढ़ा दो, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। ऐसे किरणों को क्या बोलते हैं, समांतर किरण बोलते हैं या समांतर लाइन बोलते हैं। तो जो आपतित करा रहे हैं किरण वो क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए दोस्तों, तब हमको प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त हो सकता है। तो सेकंड कंडीशन है आपतित किरणें समांतर होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन है प्रिज्म को न्यूनतम विचलन की स्थिति में होना चाहिए दोस्तों। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट कंडीशन, प्रिज्म को किस में होना चाहिए, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होना चाहिए। अब जैसे न्यूनतम विचलन की स्थिति क्या होता है, इसको हम पहले ही वीडियो में डिस्कस किए थे, आप प्रीवियस वीडियो में जा करके देख सकते हैं। और नहीं पता तो अभी भी अपन बता देते हैं कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म में क्या क्या गुण आ जाती है या क्या क्या वो गुण रिप्रेजेंट करने लगता है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में जब भी हम प्रिज्म को रखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें 3 शर्त होता है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है जो आपतन कोण है, आपतन कोण, अब यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, निर्गत कोण क्या है, ये आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा, मतलब आई की वैल्यू और ई की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। किस कंडीशन में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। दूसरा क्या है, आपतित किरण के द्वारा फर्स्ट अपवर्तक पृष्ठ में बनाया गया कोण और निर्गत किरण के द्वारा जो सेकेंड अपवर्तक पृष्ठ में बनाया गया कोण है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब आई ई के बराबर हो और अल्फा बीटा के बराबर हो। प्लस तीसरा
कंडीशन होता है न्यूनतम विचलन की, यदि इस प्रिज्म के दोनों कोण का मान समान है, प्रिज्म के आधार के दोनों कोण का मान समान है, ये प्रिज्म हो गया, इसका ये आधार हो गया, इसका ये दोनों कोण हो गया, इसकी यदि मान समान है तो अपवर्तित किरण, ये हो गया आपतित किरण, ये अपवर्तित और ये निर्गत किरण, तो जो अपवर्तित किरण है वो उस प्रिज्म के आधार के समानांतर होगी। ये थर्ड नियम है न्यूनतम विचलन की स्थिति में जब प्रिज्म को रखते हैं। एक बार और सुन लो, यदि आधार के दोनों कोण समान हो तो जो अपवर्तित किरण है वो आधार के प्रिज्म के आधार के समांतर होगा। तो हमको शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए अपने प्रिज्म को इसी कंडीशन में न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखना होगा, तभी हम शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आई होप दोस्तों कि आपको आज का वीडियो भी अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे रैम्बो के बारे में, मतलब इंद्रधनुष के बारे में, और उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे कि ये वो क्यों रिफॉर्म होता है और कैसे होता है, उसका टाइप क्या क्या होता है। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, अपना ध्यान रखना। यदि वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ आए, आपके लिए लगता है आपका ये हेल्पफुल कर सकता है, हेल्पफुल हो सकता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, अदरवाइज नो नीड, और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारा जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले दोस्तों। सो बाय दोस्तों, टेक केयर।